दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा करी कि 48 घंटे के अंदर वो इस्तीफा दे देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनके बाद कौन कमान संभालेगा, कौन ऐसा व्यक्ति रहेगा जो दिल्ली चुनावों में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बाद ये स्थिति पैदा कर पाए कि दिल्ली की जनता उस पर भरोसा जता पाए। ऐसे में आज शाम 5 बजे पीएसी की बैठक को बुलाया गया है। पीएसी में तमाम वो बड़े नेता रहेंगे मौजूद जो पार्टी में शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं और पार्टी में एक बड़ा कद रखते हैं। पीएसी में ये तय किया जाएगा कि आखिर जिस नाम को अरविंद केजरीवाल चाहते हैं उस पर किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। क्या वो नाम वाकई आगे पार्टी को ले जा पाएगा? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम को बदलना कितना सही और कितना गलत रहेगा? इसके अलावा कैबिनेट में पोर्टफोलियो को फेरबदल करने की बात भी की जा रही है। डिप्टी सीएम अगर होता है तो कौन हो, दलित हो या फिर किसी अन्य जाति का? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर मोहर लग सकती है पीएसी की मीटिंग में और कल विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि आखिर जिस नाम को पीएसी ने फाइनल किया है वो दिल्ली का सीएम और डिप्टी सीएम हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राणा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश के बाद से लगातार राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। खास करके आम आदमी पार्टी की बात करें तो सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा है और लगातार अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी की छवि को खराब करने की कोशिश करता रहा है, उसके तहत ही अरविंद केजरीवाल ने एक करारा जवाब दिया है। हालांकि राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के इस कदम से ये माना जा रहा है कि उन्होंने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी से प्रश्न किया गया कि अगर आप चुनाव जल्दी चाहते हैं तो क्या विधानसभा भंग कराएंगे। इस पर उन्होंने साफ किया कि देखिए, विधानसभा अगर हम भंग कराते हैं तो फिर से विपक्ष हमलावर होगा कि कहीं पीठ दिखाकर ये भाग तो नहीं जाएंगे। माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जल्द ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, जिसको लेकर के आज पीएसी की बैठक भी होगी। इसके अलावा और भी कई सारी गतिविधियां हैं जो लगातार अब देखने को दिल्ली में मिल सकती हैं। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही। 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो लगातार ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो इस्तीफा दे देंगे। अब दिल्ली में नया सीएम कौन होगा, इस बात को लेकर तो चर्चाएं जारी हैं, लेकिन बीजेपी के इस दाव को अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से पलट दिया है। यानी ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है और अब बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर भी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द घोषित हो सकते हैं और जैसे ही अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वो इस्तीफा देंगे तो वो नवंबर में विधानसभा चुनाव हो इसके लिए अपील भी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बहुत हद तक क्लियर कर दी है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाएगी और अपने कामों का बखान भी करेगी। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसी दलित चेहरे को सामने कर सकती है। दरअसल में दलित चेहरा अगर आम आदमी पार्टी सामने करती है तो उसका फ़ायदा पूरे देश भर के लिए आम आदमी पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। बताया जा रहा है कि कुलदीप जो है वो दलित समाज से आते हैं और वो पूर्वी दिल्ली से विधायक भी हैं। उनका नाम जो है वो सबसे सामने चल रहा है। लेकिन वहीं अगर आम आदमी पार्टी किसी दलित चेहरे को अपना दिल्ली का सीएम बनाती है तो इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अलावा हरियाणा के चुनावों में भी होगा। वैसे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर कई लोगों के नाम जो है वो कई रेस में चल रहे हैं, जिसमें आतिशी का नाम सबसे ऊपर है। फिलहाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे चेहरे को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी जिसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी पूरे देश में उठा सके। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा और हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए। खासतौर पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो है अपनी पूरी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद डोडा जिले में चुनावी रैली को संबोधित कर चुके हैं। अमित शाह आज जम्मू रीजन के दौरे पर हैं। 2 रैलियां किश्तवाड़ में उन्होंने की है, तीसरी रैली जो है वो रामबन में कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राजनाथ सिंह जो है, अनुराग ठाकुर और तमाम बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं
हैं, बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, वो जम्मू संभाग, कश्मीर संभाग के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। मकसद यही है कि जब 8 अक्टूबर को इन चुनावों के नतीजे आए, उनकी पार्टी जो है वो जीत सके। आप देखिए कि रामबन में अमित शाह की रैली में जो कार्यकर्ता है वो बेहद ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं। अमित शाह ने किश्तवाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे। उन्होंने कहा है कि ये सीधे तौर पर मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के बीच, और इन तीन परिवारों ने जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ धोखा किया है। हमारी सरकार अगर जम्मू कश्मीर बनती है तो हम और ज्यादा विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 रामबन। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी 21 सितंबर से राज्य में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए रथ यात्रा की शुरुआत करने वाली है। 21 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह राज्य में परिवर्तन संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। ऐसी 6 यात्राएं बीजेपी राज्य में चलाएगी। आपको बताएं कि इन यात्राओं के साथ ही 21 सितंबर को जब ये शुरू होगी, उसके साथ ही राज्य में पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज हो जाएगा। 21 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में 5 अन्य यात्राओं को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को अलग अलग नेता हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एमपी के सीएम मोहन यादव एवं उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी इन यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इन यात्राओं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। बीच बीच में वो राज्य का दौरा करते रहेंगे। बीजेपी सूत्रों के अनुसार झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले पूरे प्रदेश में 6 संभागों में ये यात्रा शुरू होगी, जो कि पूरे 81 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। जब जदयू का कोई वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार का मंत्री ये कहे कि मैं जदयू में नहीं हूं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नाराजगी किस हद तक होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव की। आज पार्टी ऑफिस में जदयू के संगठन की बैठक चल रही थी, और जब विजेंद्र यादव बैठक में शामिल होने के लिए कार्यालय पहुंचे, हालांकि उससे पहले उन्होंने कार्यालय के बाहर और अंदर जो बैनर और पोस्टर लगे हुए थे उस पर जब उनकी नज़र पड़ी तो किसी भी बैनर और पोस्टर में उनकी छोटी सी भी तस्वीर नहीं थी। फिर क्या था, मंत्री जी भड़क गए, और जब वो कार्यालय के अंदर पहुंचे, जब जो आयोजक थे उन्हें लेने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे नहीं आना चाहिए था। और मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं जदयू में नहीं हूं। हालांकि काफ़ी मनाने के बाद मंत्री जी जो हैं वह बैठक में शामिल हुए, और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया के सामने उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो भी जाहिर कर दी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के भी हौसले बुलंद है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और इसके लिए पार्टी के पास अब तक 1600 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी राज्य भर से इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन मंगा रही है। पार्टी में इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा आवेदन विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके से आ रहे हैं। विदर्भ से 450 से ज्यादा और मराठवाड़ा में 325 से ज्यादा आवेदन अब तक आ चुके हैं। यदि बात 2019 विधानसभा चुनाव की करें तो पार्टी के पास मात्र 475 आवेदन आए थे। इस बार आवेदन का आंकड़ा अब तक 4 गुना बढ़ चुका है। इच्छुक उम्मीदवारों की ये भीड़ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से हुई है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। इसमें से कांग्रेस ने 13 पर अपनी जीत दर्ज की और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कैमरा पर्सन दिलीप बाबरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महायुति का सीटों का बंटवारा 2 प्रमुख चीजों को ध्यान में रखकर होगा। एक, जीतने की क्षमता, तो दूसरा लोकसभा का स्ट्राइक रेट। हाल फिलहाल में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति में एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था। दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे नंबर पर अजित पवार की एनसीपी थी। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा कि नवंबर मिड तक यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव भी होंगे। इसके बाद विपक्ष को एकनाथ शिंदे पर हमला करने का और एक मौका मिल गया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि नवंबर में चुनाव होगा, ये एकनाथ शिंदे कैसे बता सकते हैं। दिल्ली में बैठे 2 मालिक एकनाथ शिंदे के, वो उन्हें बता रहे हैं क्या कि चुनाव कब होने वाला है, और क्या चुनाव आयोग दिल्ली के 2 मालिक का सुनकर ही काम करेगा। एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव में
अब ज्यादा सीटें लेने की सोच में है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। शिमला पहुंची प्रियंका गांधी। हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव की यहीं से करेंगी मॉनिटरिंग। छराबड़ा स्थित अपने आवास पर रहेंगी कुछ दिन। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हरियाणा व जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा के आम चुनाव के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी शिमला से ही चुनाव में कांग्रेस के प्रचार पर नजर रखेगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी आगामी कुछ दिनों तक शिमला से ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार पर नजर रखेंगी और दोनों राज्यों में कांग्रेस के प्रचार को शिमला से ही मॉनिटरिंग करेंगी। बता दें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर छराबड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का अपना निजी आवास है। प्रियंका गांधी अक्सर यहां आया करती हैं। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। संघ की भूमि में भी भाजपा के नेताओं के माथे पर गहरी चिंताओं की लकीरें उभर कर आई है। जी हाँ, विधानसभा की सरगर्मियां तेज होते ही भाजपा की एक अंतर्गत इंटरनल रिपोर्ट आई जो न सिर्फ भाजपा को बल्कि सबको चौंकाने वाली जरूर है। विदर्भ की 62 सीटों में से 25 के तकरीबन जो है भाजपा और महायुति को मिलने का इस रिपोर्ट में अनुमान सामने आया। इस अनुमान के चलते महायुति में काफी संघर्ष आने वाले समय में बढ़ेगा। जिस तरह शिंदे, अजित पवार और भाजपा की गठबंधन है और सीटों के बंटवारे को लेकर आने वाले समय में भी जो है संघर्ष बढ़ सकता है। अधिकांश सीटों पर जो है भाजपा का हमेशा प्रभुत्व रहा। 2014 के बाद 2019 में ये कहीं ना कहीं क्रम निरंतर घटता हुआ आ रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर महाविकास आघाड़ी को बड़ा फायदा होता साफ दिखाई दे रहा है। और आने वाले चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी इन सभी दलों के बीच क्या रस्सा खींची होगी, क्या इन तीनों पार्टियों में जो है रार ठनेगी और उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। कैमरामैन मिलिंद के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज़ 24, नागपुर। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल एक बार फिर सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। मनोज जारंगे पाटिल आज रात 12 बजे से आमरण अनशन पर बैठेंगे। वो अपनी पुरानी मांगों पर कायम हैं कि आंदोलन के दौरान जो मराठा समाज के लोगों पर केस दर्ज हुए हैं वो पूरी तरह से वापस लिए जाएं। इसके अलावा जिन मराठाओं के कुनबी होने का प्रमाण पत्र मिला है उनके रिश्तेदारों को भी कुनबी का प्रमाण पत्र दिया जाए और उनको ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही शिंदे कमेटी दोबारा भी जांच करे कि और कितने मराठाओं के कुनबी होने के सबूत मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने मांग पर कायम हैं। इसके अलावा अगर बात करें मनोज जारंगे पाटिल की, तो इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने बार बार वादा किया कि 3-4 महीने में वो अपने वादे को पूरा करेगी, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए हमको आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। अगर इससे किसी का फायदा होता है तो इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। हम किसी भी तरह से राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन मराठा समाज का हित इसी में है कि जो भी मांगे सरकार से की गई हैं वो सरकार तुरंत पूरा करे। नहीं तो अगर चुनाव में सरकार को घाटा होता है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत, न्यूज़ 24, मुंबई। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान होगा 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान होगा 25 सितंबर को और तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा 1 अक्टूबर को। इन चुनावों के नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। यहाँ पर आज पोस्टल बैलेट से वोट डाले जा रहे हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पर जो मतदाता हैं वो बेहद ज़्यादा संख्या में पहुँचे हैं ताकि पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट कर सकें। आपको बता दें कि ये सर्विस वोटर हैं। सर्विस वोटर जो है, क्योंकि जिस दिन मतदान होना है उस दिन इनकी ड्यूटी जो है अलग अलग जगह पर लगी होती है। उसी के चलते चुनाव आयोग जो है ये पोस्टल बैलेट की जो व्यवस्था है वो इन वोटर्स के लिए रखता है। सर्विस वोटर हैं ये, और आप देखिए कि बेहद ज़्यादा संख्या में जो कतारें हैं वो लंबी लंबी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हम देख रहे हैं कि इन चुनावों में जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं ताकि जब 8 अक्टूबर को इन चुनावों के नतीजे आएँ उनकी पार्टी जीत सके, उनके उम्मीदवार जीत सकें। कुल 24 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर 18 तारीख को मतदान होना है, जिसमें 8 सीटें जो हैं वो डोडा, किश्तवाड़, रामबन से हैं। और आज आप देखिए कि जो सर्विस वोटर हैं वो कैसे अपना पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, डोडा।